मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम की बात कर लें तो हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि देखें ये एंजाइम है और ये है हमारा सबस्ट्रेट जो एंजाइम पे आके लगेगा। ठीक है, जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे लगता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे लगेगा तो ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा और ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसी कॉम्प्लेक्स को कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम का काम हो गया तो प्रोडक्ट क्या होगा, वो अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। ये ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को डिफ़ाइन करने के लिए दो मॉडल दिए गए थे, एक था लॉक एंड की मॉडल, एक था इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल हमारा एम एल फिशर ने दिया था 1898 में। इनके मुताबिक ये था कि जो पर्टिकुलर एंजाइम है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। अब पर्टिकुलर सब जो एंजाइम है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक उसका एक्टिव साइट का शेप होता है और चार्ज होती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम के ऊपर लगता है। इनके मुताबिक ये था। अब देखें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एंजाइम है अमाइलेज और ये स्टार्च। ठीक है, अब देखें स्टार्च के ऊपर जो साइंस हैं और जो अमाइलेज के ऊपर साइन है, जो स्टार्च का शेप है और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम अमाइलेज का जो शेप है वो बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब जब ये स्टार्च आगे इन पे लगेगा तो इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगी। और एक और बात इन्होंने कही थी कि देखें ये देख लें, ये ग्लूकोज है, इसके ऊपर भी बिल्कुल सेम चार्जेस हैं जो स्टार्च के ऊपर हैं, बिल्कुल स्टार्च की तरह लग रहा है। लेकिन जो अमाइलेज है वो कभी भी ग्लूकोज के ऊपर काम नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के ऊपर ही काम करेगा। ये दो बातें बताई थी लॉक एंड की मॉडल में कि जैसे एक ही ताले को एक ही चाबी लगती है, बिल्कुल यही मतलब था एम एल फिशर का कि एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है जिसका शेप रिजिड होता है यानी चेंज नहीं होता और उनके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होती है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा मॉडल था वो इंड्यूस फिट मॉडल था, उन्होंने ये कोशलैंड ने दिया था 1959 में। इनके मुताबिक ये था कि जब एंजाइम आके सबस्ट्रेट पे लगता है तो एंजाइम के अंदर चेंजेस आती हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से एंजाइम और अच्छे से काम करता है। इनके मुताबिक ये था कि जो एक्टिव एंजाइम का स्ट्रक्चर है या एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है। यानी देखें अब ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ठीक हो गया। तो जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम से अटैच होगा तो एंजाइम के अंदर चेंजेस आएंगी, वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर में चेंज आ गई, सबस्ट्रेट को ग्रेप कर लिया। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो ये एंजाइम से अलग हो जाएगा और एंजाइम वापस अपने शेप में आ जाएगा। ये था हमारा इंड्यूस और फिट मॉडल। बाकी सारी बातें सेम थी। एक जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही रिएक्ट करता है, लेकिन फ़र्क ये था कि लॉक एंड की मॉडल में शेप में चेंज नहीं आ रही थी, इंड्यूस फिट मॉडल में ये था कि वो फ्लेक्सिबल है एक्टिव साइड, उसके एक्टिव साइड में चेंजेस आती हैं और साइंटिस्ट भी इंड्यूस फिट मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का, जिसमें मोस्टली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बुक में, लेकिन मैं आपको बहुत इजी करके समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझ लें कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, उसके बाद देखेंगे कि एंजाइम का क्या काम है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये होती है सिंपल वर्ड्स में कि एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखें जब मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बुक में, इसको डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल इजी करके। कि सबसे पहले ये समझते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या चीज़ है। देखिए केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी जो
केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करवाए जो एनर्जी, उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सही हो गया। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन वो ये है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब बुक में जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये बताया गया है कि एंजाइम का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे क्या काम है। ठीक है, तो बस उन्होंने बुक में तो ये कहा है कि एंजाइम लोअर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी बाय मेकिंग इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विथ एनर्जी रिच एंड पुअर मॉलिक्यूल्स। अब मैं ये बात आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, जो स्टार्च है उसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी एक चेन बनी हुई होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की। सही है। अब इसको जब हम बॉन्ड है इसको ब्रेक करेंगे, जब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जब बॉन्ड को हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो एंजाइम का काम ये होता है कि जब अमाइलेज के अंदर स्टार्च आती है तो वो उसकी चेन को इस पोजीशन में रखता है कि वो जो ये ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड है वो एक तो इजीली ब्रेक हो जाए और उसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल थोड़ी सी हो, यानी वो बॉन्ड्स को वीक कर देगा, ऐसी पोजीशन में स्टार्च की चेन को रखेगा। ठीक हो गया। तो अब समझ आ गई बात कि एंजाइम किस तरह एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। सही होगा। उसके बाद एक और चीज़ जो है वो लास्ट में एक लाइन बताई गई है नोट, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिमेन सेम रेशो। वो ये बात है कि देखें, पहले सबस्ट्रेट हमारे पास जो था वो था 10। सही हो गया, 10 सबस्ट्रेट था। अब ये नहीं होगा कि एंजाइम ऐड करने के बाद हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो 20 हो जाए, इस तरह नहीं। या जो ये था सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एंजाइम अगर ऐड होगा फिर भी जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी वो 10 ही रहेगी। सही है। और प्रोडक्ट के साथ भी सेम है बिल्कुल। जब पहले प्रोडक्ट बन रहा था विदाउट एंजाइम 10, तो जब हम एंजाइम ऐड करेंगे फिर भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो 10 ही होगा। फ़र्क ये होगा कि स्पीड, जब देखें बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक तो स्पीड बढ़ जाएगी और हमारे पास जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जब ये बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो एक स्पीड बढ़ जाएगी और बॉन्ड वीक हो जाएंगे, स्टार्च को तोड़ना इजी हो जाएगा। यानी एंजाइम ने एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को कम किया, ये बात बताई गई है हमारे बुक में।